तो ये पार्ट 2 है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। पार्ट 1 में मैंने कवर किया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे बनता है, कैसे कंजप्शन कैसे बढ़ेगा जब इनकम बढ़ेगी और सप्लाई कैसे बढ़ेगी जब इनकम बढ़ेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट इसका, किसका, एग्रीगेट डिमांड का और एग्रीगेट सप्लाई का। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी बुक के लिए। पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इसमें से मैक्सिमम टाइम, और कौन से, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे वो हम समझ लेते हैं। एक बार पीछे का रिवाइंड कर लेते हैं जल्दी से। क्या था कि हमारा कंजप्शन जो है, कंजप्शन मिनिमम कुछ ना कुछ बना रहता है, चाहे हमारी इनकम जीरो ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें अपने जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। ऐसे ही हमारे पूरे राष्ट्र का है, देश का है कि मिनिमम कुछ ना कुछ कंजप्शन करने ही पड़ेंगे, चाहे इनकम कुछ हो चाहे ना हो। और इनकम होगी कब, जब मार्केट में सप्लाई करेगा प्रोड्यूसर, जब चीज़ों को बेचेगा और जनता उसको खरीदेगी तो हमारी इनकम होगी, और धीरे धीरे इनकम बढ़ती रहती है। एक लेवल ऐसा आता है जीरो के बाद जब इनकम और कंजप्शन हो जाते हैं बराबर, और उसके बाद फिर हमारी इनकम बढ़ने लगती है बहुत ज़्यादा और कंजप्शन हो जाते हैं कम, यानी कि इनकम से कम कंजप्शन हम करते हैं। बाकी का पैसा कहाँ जाता है, सेविंग में जाता है। तो कंजप्शन फंक्शन क्या है, कंजप्शन फंक्शन है जो हमें रिलेशन बताता है कंजप्शन यानी कि सी और इनकम के बीच में किस तरह का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है इनके बीच में, सबसे पहले तो पॉजिटिव रिलेशन है। हमारा कंजप्शन बढ़ेगा ही तब जब हमारी इनकम बढ़ेगी। तो कंजप्शन फंक्शन है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, यानी कि कंजप्शन और आई के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है उसको कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। अब किस तरह का रिलेशन है, न्यूमेरिकल समझेंगे इसको। तो दो तीन पॉइंट वही पुराने वाले कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी अवेलेबल इन इकोनॉमी इवन व्हेन y इक्वल टू जीरो। जब इनकम हमारी जीरो है तब भी कंजप्शन का कुछ ना कुछ भाग मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसको डी नोट करते हैं सी बार से। तो जहां पर भी सी बार लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो वाला कंजप्शन जो इनकम जीरो पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर इनकम किसी क्वेश्चन में इनकम जीरो पर 200 लिखा हुआ है कि ये हमारा कंजप्शन है, तो ये क्या है, सी बार है। नेक्स्ट है कि C एंड Y है पॉजिटिव रिलेशन। जब ये बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा, वाइसा वर्सा दोनों पॉजिटिव रिलेशन में रहते हैं ये। द एंटायर इंक्रीज इन Y ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू C। जितना भी एक ड्यूरिंग पीरियड के बाद जितनी भी इनकम में इंक्रीज होता है वो सारा का सारा कंजप्शन में यूज नहीं करते उसको। क्लियर है ये तीनों चारों पॉइंट। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होगी तो पहले पुराना वाला वीडियो देख लेना, पार्ट 1 इसका। अब हमें निकालना है कंजप्शन फंक्शन। इस कंजप्शन फंक्शन को हम कहते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, भी कहते हैं इसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो अगर आपको याद हो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो मार्जिनल शब्द उसमें बहुत बार आया था। तो मार्जिनल शब्द इकोनॉमिक्स में जहां पर भी आता है वो एक एडिशनल यूनिट के लिए होता है, एक अतिरिक्त इकाई के लिए जो भी टोटल में चेंज आ जाता है उसको कहते हैं क्या, मार्जिनल, सीमांत शब्द। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन ही है जो हमें रिलेशन बताएगा कि कितना चेंज हो रहा है इनकम और कितना चेंज हो रहा है कंजप्शन। क्या है ये अब MPC, इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल से। इनकम है हमारी डेल्टा वाई और सॉरी वाई, और कंजप्शन है हमारा सी। अब MPC निकालने का फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, ये है डेल्टा सी ओब्लिक डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। कितना परिवर्तन हुआ है कंजप्शन में और कितना परिवर्तन हुआ है आय में, इसको भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, MPC आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पर निकालते हैं, y है हमारा और कंजप्शन दे रखा है हमें, जीरो इनकम है और ये 20 है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रहेगा MPC। उसके बाद चेंज कितना हो रहा है, कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, बढ़कर हो गया 60, जब इनकम हो गई 50, तो कितना चेंज हुआ यहाँ पर 40 का चेंज हुआ,
डेल्टा सी हो गया 40 डिवाइडेड बाय इसमें कितना चेंज हुआ डेल्टा वाई में, सॉरी वाई में 50 का, तो 50 को जब इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8। तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना हो गया यहाँ पर 0.8 हो गया। और नेक्स्ट पे भी 40-50 का ही चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी 0.8 रहेगा, यहाँ पर भी 0.8 रहेगा। ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते कैसे हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कभी भी पेपर में। अब ये तो हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, ज्यादातर इसमें 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वो इस हिसाब से आएगा, अभी बताता हूँ कैसे आएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है एमपीसी के साथ साथ एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये तो था कि जितना चेंज हो रहा था कंजप्शन और इनकम में उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एमपीसी। ये है पूरा का पूरा, जितना भी टोटल कंजप्शन है और जितना भी टोटल इनकम है पूरे को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एपीसी। तो टोटल कंजप्शन कितना है 140 और टोटल इनकम कितनी है हमारी 150, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.93 आएगा। तो ये क्या है यहाँ पर एपीसी है। जितना भी टोटल कंजप्शन है हमारा और जितना भी टोटल इनकम है उसको डिवाइड कर देंगे आपस में तो क्या आ जाएगा हमारा एपीसी। ये चीज़ याद दिलाने की ज़रूरत तो नहीं है, ये हम पूरा सिर्फ एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं। वैसे हम पूरे नेशनल यानी कि राष्ट्र भारत के समग्र मांग या फिर समग्र कंजप्शन फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो अगर कभी आपको नेशनल लेवल पे निकालना पड़ेगा तो आपको चाहिए पहले वहाँ पर कि हमारा कितना चेंज हुआ है डिमांड में और कितना हुआ है इनकम में, तब हम निकाल पाएंगे एमपीसी और एपीसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन अलजेब्रिक यानी कि मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है इसका। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कभी कभी का मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ जाता है कि कंजप्शन निकालो जब हमारा सी बार है 200, एमपीसी है 0.5 और इनकम है 1000। तो हमारा इस सिचुएशन में कंजप्शन क्या रहेगा, यानी कि कितने रुपए का उपभोग हम कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला है एक, क्या है फॉर्मूला, कंजप्शन इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बी क्या है इसमें, बी है एमपीसी, बी डिनोट करता है एमपीसी को। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू में वाई। ठीक है भैया, तो ये है इसका फॉर्मूला किसका, अगर कंजप्शन निकालने के लिए पेपर में आता है तो। अब ये वाला एग्जांपल ले लें, कैसे निकालेंगे, सी इक्वल टू सी बार कितना है 200, एमपीसी कितना है 0.5 इंटू में 1000। तो इसको रिजॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 200 प्लस 0.5 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 500। तो कंजप्शन कितना हो गया हमारा 700। ठीक है, तो ये ऐसे निकालेंगे कंजप्शन। इतना सिंपल सा इसको रिजॉल्व करना है, ये फॉर्मूला सिर्फ रट लेना, इस फॉर्मूले की सहायता से इसको पूरे को रिजॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। कई बार क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं कि हमें कंजप्शन दे दिया है या फिर सी बार निकालना है या फिर एमपीसी निकालना है, ये एक एक चीज मिस कर दी है, तो उस वैल्यू को उसकी जगह फिट करके मैथमेटिकली सॉल्व आप कर सकते हो आसानी से। तो ये हो गया कंजप्शन फंक्शन। क्या है कंजप्शन फंक्शन, जो हमें बताता है कंजप्शन और इनकम के बीच में रिलेशन। और ये फॉर्मूला इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को रट लेना बिल्कुल, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पेपर आता ही आता है ज्यादातर। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेविंग फंक्शन की तरफ। सेविंग फंक्शन भी इसी के जैसा ही डिट्टो। तो अब जल्दी से सेविंग फंक्शन समझ के चैप्टर क्लोज करते हैं। कंजप्शन फंक्शन का ही उल्टा है सेविंग फंक्शन। इन दोनों में रिलेशन था बिल्कुल। क्या था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है, और एक लेवल ऐसा आता है जब इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाते हैं, फिर उसके बाद इनकम ज़्यादा हो जाती है, कंजप्शन कम हो जाते हैं। हमारा अगर अपने ऊपर भी एग्जाम्पल लेके सोचोगे तो ऐसा ही होता है हर किसी के साथ, ऐसे ही देश के साथ भी होता है। तो जो कंजप्शन कम है और इनकम ज़्यादा है वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, सेविंग में जा रहा है। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन क्या है कि द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड वाई, एस डिनोट्स सेविंग एंड वाई डिनोट्स इनकम। तो एस और वाई के बीच में जो फंक्शनल रिलेशन है, यानी कि किस तरह से ये रिलेशन काम करेंगे आपस में, किस पॉजिटिव रिलेशन किस तरह का कितना बढ़ता घटता है, वो क्या है, सेविंग फंक्शन है। तो वही पुराना वाला ही एग्जाम्पल मैंने ले लिया है कि इनकम है, कंजप्शन है और सेविंग है। तो इनकम जब 0 है तो कंजप्शन है 20, मिनिमम कुछ ना कुछ कंजप्शन तो रहेगा। तो यहाँ पर सेविंग क्या है -20 बोल सकते हैं इसको बिल्कुल।
सेविंग क्या है यहाँ पर -20। ऐसे ही जब इनकम बढ़ के 50 हो जाती है, कंजप्शन 60, तो सेविंग क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी कम होकर। 100 पे 100 हो गया कंजप्शन, सेविंग क्या है, 0 है, बिल्कुल कुछ सेव नहीं कर रहे, जितना पैसा आ रहा है सारा खा ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट इनकम हो गई 150 और कंजप्शन 140, तो यहाँ पर सेविंग हो गई 10 रुपये। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, पहले सेविंग माइनस में रहती है, उसके बाद 0 आ जाती है और उसके बाद फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। ये हो गया सेविंग। तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला है, सेविंग फंक्शन को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि बचत, सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस और डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। तो यहां सेविंग में, यहां पे तो 0 ही है, यहां पर चेंज कितना हुआ सेविंग में 10 और यहां पर 50 का, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.20। यहां पर भी सेम चेंज हो रहा है, 10 का चेंज हो रहा है, 50 का चेंज हो रहा है, तो यहां पर भी 0.2 और यहां पर भी 0.2। तो कितना हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया, 0.2 हो गया। ऐसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि औसत सीमांत, औसत बचत प्रवृत्ति क्या निकालते हैं, टोटल जितना भी सेव किया है और टोटल जो इनकम थी उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा एपीएस। तो 10 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आएगा समथिंग 0.7 समथिंग आएगा ये, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे एपीएस और ऐसे निकालेंगे एमपीएस, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना क्या है, एमपीएस और एपीएस। अब एक चीज याद रखना कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, क्योंकि ये जितना चेंज इसमें हो रहा है उतना ये माइनस में है। तो अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ 1 आता है हमेशा। अब यहाँ पर सॉल्व करके भी देख लेते हैं, यहाँ पर कितना था, 40 चेंज था, यहाँ पर 50 चेंज था, कितना आया था ये आंसर 0.8। तो 0.8 और 0.2 कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही एपीएस प्लस एपीसी इक्वल टू 1 होते हैं, क्लियर है, क्या होता है ये 1 होता है। तो यहां पर भी जैसे इसको डिवाइड हमने किया था टोटल से, 140 को 150 से 93 आया था 0.93 और यहाँ पर 0.7 आया है, तो कितना हो गया आंसर ये 1। तो हर एक एग्जांपल पे ये इसी तरह से ही काम करेंगे, इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है और इन दोनों का जोड़ भी 1 होता है। तो इसका जब मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन निकालेंगे, अगर हमें निकालना है किसी भी लेवल पर सेविंग की, हमें दिया हुआ है इतना कंज्यूम करता है, इतना कंज्यूम करती है कोई भी कंट्री, और ये है कंजप्शन फंक्शन या सेविंग फंक्शन, तो हमें सेविंग बताओ कितना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन बार माइनस में, ये क्या है कंजप्शन बार जो है, कंजप्शन मिनिमम कंजप्शन जो है माइनस में ही तो है यहाँ पर, तो ये कितना हो गया -c बोल सकते हैं इसको। और जबकि इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 1 होता है, तो इसको 1 - b बोल सकते हैं, यानी कि 1 - MPC, b क्या है MPC होता है, तो 1 - MPC बोल सकते हैं इसको। और ये इनकम तो है ही, ये हो गया उस वाले फॉर्मूला में चेंज, ठीक है। तो क्या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, S इक्वल टू S बार जो कि माइनस में ही रहेगा हमेशा, प्लस MPS है ना, और इनटू में Y। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लिखा गया है क्योंकि हो सकता है कि आपको सेविंग फंक्शन दिया ही ना हो, एमपीएस दिया ही ना हो, सिर्फ कंजप्शन दे रखा हो। तो कंजप्शन देने पर कंफ्यूज मत होना, उस कंजप्शन से ही आप ये वाला डेटा निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले में फिट करके आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एमपीएस और एमपीसी। इसको रिजॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है मुझे, पीछे जो एग्जाम्पल है उसी की सहायता से भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल ले रखा है। तो एमपीएस और एमपीसी आपको समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में जो याद रखने वाली चीज़ है, सबसे पहले तो एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं, उसके कंडीशंस क्या क्या है, एग्रीगेट सप्लाई हम किसे कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई किस तरह से बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड किस तरह से बढ़ेगी, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है और सेविंग फंक्शन क्या होता है। ये दोनों चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जब भी अगर क्वेश्चन में पेपर आता है इनकम का ग्राफ बनाओ तो इनकम का ग्राफ बिल्कुल सीधा बना देना है 45 डिग्री पे, सेविंग का ग्राफ बिल्कुल सीधा बना देना है, और कंजप्शन का ग्राफ कैसे पहले ऊपर रहेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो ये जो गैप है यही क्या है, उनके बीच का सेविंग है। तो ये याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सारी है इसमें, एक एक नंबर की परिभाषाएं वाली, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, तो इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो ये हो गया चैप्टर कवर आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।